हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश नॉवेलिस्ट एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर की लिखी गई एक बेहतरीन नावल अ पैसेज टू इंडिया की चैप्टर वाइज समरी देखेंगे। क्योंकि चैप्टर वाइज समरी है तो थोड़ी सी लंबी है, लिहाजा हम इसे 2 या 3 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। एम फॉस्टर ने 1912 में इस नावल को लिखना शुरू किया था और 1924 में जाकर इस नावल को मुकम्मल किया था। इस नावल में 37 चैप्टर्स हैं और 3 पार्ट्स में इसको लिखा गया है। पहले पार्ट का नाम फॉस्टर ने मॉस दिया है और दूसरे पार्ट का नाम माराबार केव्स और तीसरे पार्ट का नाम टेम्पल है, यानी कि मंदिर। समरी देखने से पहले कैरेक्टर्स पर सरसरी निगाह दौड़ाते हैं, इससे आपको समरी समझने में आसानी होगी। नावल के हीरो हैं डॉक्टर अजीज़, जो कि एक मुसलमान डॉक्टर हैं और मिंटू हॉस्पिटल में काम करते हैं। प्रोफेसर फील्डिंग एक इंग्लिश प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अजीज़ के अच्छे दोस्त भी हैं। रॉनी हिस्लोप शहर के मैजिस्ट्रेट हैं। मिसेस मोर रॉनी की माँ है। मिस एडिला क्वेस्टिट रॉनी की मंगेतर है। प्रोफेसर गॉडबोले एक हिंदू प्रोफेसर हैं और मिसेस मोर के 2 और बच्चे हैं रॉनी के अलावा, स्टेला और राल्फ, जो कि इंग्लैंड में ही हैं। नवाब बहादुर एक अमीर मुसलमान हैं और ज़मींदार भी हैं, जिनके अंग्रेज़ों से अच्छे ताल्लुकात हैं। महमूद अली एक वकील हैं। अमृत राव एक हिंदू वकील है जो कोलकाता से हैं और अजीज़ का केस लड़ता है। मिक ब्राइट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। हमीदुल्लाह कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ एक जाना माना वकील है। डॉक्टर पन्ना लाल एक हिंदू डॉक्टर हैं और मिंटू हॉस्पिटल में काम करते हैं। ये डॉक्टर अजीज़ के कोलीग हैं। मेजर कैलेंडर सिविल सर्जन हैं। मिस्टर टर्टन कलेक्टर हैं चंद्रपुर के। ये तो हो गए कैरेक्टर्स। अब हम शुरू करते हैं समरी। दोस्तों, नावल शुरू होता है तो हमें एक तसव्वुराती शहर चंद्रपुर के बारे में मालूमात मिलती हैं। यह दरियाए गंगा के किनारे वाक़ई एक गैर दिलचस्प शहर है। इस दरिया को मुक़द्दस नहीं माना जाता है क्योंकि इस पर नहाने के लिए कोई घाट मौजूद नहीं है। शहर के अंदर एक ओवल ग्राउंड है, एक अस्पताल है और गैर दिलकश मंदिर हैं। फिरंगियों और हिंदुस्तानियों के रिहाइशगाह के दरमियान रेलवे लाइन मौजूद है। हमें पता चलता है कि रेलवे लाइन के नज़दीक ढलान पर यूरेशियंस रहते हैं। यूरेशियंस वो लोग हैं जो एशियंस और यूरोपियंस के आपस की शादियों की वजह से पैदा हुए हैं। यूरोपियंस इससे आगे थोड़ी और ऊंची जगह पर सिविल स्टेशन के नज़दीक रहते हैं और इस जगह से जब नीचे चंद्रपुर शहर की जानिब निगाह दौड़ाई जाए तो शहर एक बाग की तरह नजर आता है। माराबार की पहाड़ियां जुनूब में शहर से 20 मील दूर हैं। डॉक्टर अजीज हमीदुल्लाह के साथ खाना खाने आया है, जो महमूद अली के साथ बात करने में मसरूफ है। महमूद अली को लगता है कि अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों में कोई दोस्ती नहीं हो सकती, मगर हमीदुल्लाह को लगता है कि अंग्रेज़ इतने बुरे भी नहीं हैं जितना वो समझते हैं। हमीदुल्लाह इंग्लैंड से हुआ है और वो बताता है कि कैसे मिस्टर और मिसेस बैनिस्टर ने वहाँ उसके साथ बेहतरीन रवैया कायम रखा। हमीदुल्लाह का ख्याल है कि अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की दोस्ती हो तो सकती है, मगर सिर्फ इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में नहीं। डॉक्टर अजीज़ भी उनकी गुफ्तगू में शरीक होता है और कहता है कि यह अंग्रेज़ों और इंडियंस के दरमियान दोस्ती की बहस बेसूद है, क्योंकि हिंदुस्तान में अच्छे अंग्रेज़ ना होने के बराबर हैं। इस बात पर हमीदुल्लाह भी इत्तेफाक करता है। आखिर उन सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अंग्रेज़ जब शुरू में हिंदुस्तान आते हैं तो अच्छे होते हैं, मगर 1 या 2 साल गुजरने के बाद सख्त और शान व शौकत वाले ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं। महमूद अली किसी ज़रूरी काम से बाहर जाता है। उसके जाने के बाद हमीदुल्लाह अजीज़ को घर के अंदर अपनी अहलिया से मुलाकात के लिए ले जाता है, क्योंकि उसकी अहलिया डॉक्टर अजीज़ की रिश्तेदार है। उसने अजीज़ के घरेलू हालात दरियाफ्त किए। अजीज़ ने उसे बताया कि वो 2 शादियां कर चुका है और उसकी बीवियों के मरने के बाद उसके 3 बच्चे अपनी दादी के साथ रह रहे हैं। मज़ीद सवालात से बचने के लिए उसने कहा कि वो मुस्तक़बिल में शादी करने का इरादा रखता है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो डॉक्टर अजीज़ को सिविल सर्जन मेजर कैलेंडर की तरफ से बुलावा आता है
और फ़ौरन मिलने का कहा होता है। अजीज़ जाने से इनकार करता है, मगर हमीदुल्लाह के कहने पर फ़ौरन जाने का फैसला करता है। जब अजीज़ मेजर के बंगला पर पहुंचता है तो उसे ये देखकर ज़िल्लत महसूस होती है कि मेजर अजीज़ उसके लिए कोई पैगाम छोड़े बगैर कलब चला गया है। उसे मज़ीद ज़िल्लत तब महसूस होती है जब मेजर कैलेंडर का मुलाजिम ये बताता है कि क्लब के लिए निकलने से पहले मेजर ने डैम अजीज़ के अल्फाज बड़बड़ाए थे। अजीज़ को और ज़िल्लत तब महसूस होती है जब मिसिस कैलेंडर और उसकी दोस्त लेज़ले मिस्टर अजीज़ को बग़ैर कुछ कहे तांगा में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। इस ज़िल्लत के बाद अजीज़ तस्कीन की खातिर मस्जिद चला जाता है। मस्जिद में वो किसी ख्याल में खो जाता है, मगर किसी अंग्रेज़ औरत के आने से उसके ख्याल में खलल आ जाता है। वो उस औरत पर चीखता है और कहता है कि वो मस्जिद में जूते उतार कर दाखिल हो जाए और मस्जिद का तकद्दुस पामाल ना करे। मगर जब उसे ये पता चलता है कि उस औरत ने जूते नहीं पहने हुए तो वो उससे माफ़ी मांगता है। उसे ये देखकर खुशी महसूस होती है कि ये औरत दूसरी अंग्रेज़ औरतों से मुख्तलिफ है। वो औरत मिसिस मोर हैं और हाल ही में हिंदुस्तान से पहुंची हैं। वो शहर के मैजिस्ट्रेट रोनी हिजलॉप की वालिदा है। जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन्हें ये जानकर हैरानी होती है कि उन दोनों में काफ़ी चीज़ें मुश्तरक हैं। मिसिस मोर भी 2 शादियां कर चुकी थीं और उसके भी 3 बच्चे थे। उसके भी दोनों शोहर मर चुके थे और अब वो एक बेवा थी। मिसिस मोर से मुलाकात के बाद अजीज़ को काफ़ी बेहतर महसूस होने लगता है। वो मिसिस मोर के साथ क्लब तक जाता है। क्लब वापस पहुंचकर मिसिस मोर को पता चलता है कि कज़न केट नामी प्ले अब भी चल रहा है और तीसरे एक्ट में पहुंचा हुआ है। उसे प्ले में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो बिलियर्ड रूम में जाती हैं। वहाँ उसकी मुलाकात एडेला क्वेस्टिच से होती है, जो बरतानिया से हिंदुस्तान उसके साथ आई है। प्ले ख़त्म होने के बाद बाकी ख़वातीन भी बिलियर्ड रूम पहुँच जाते हैं। वो ख़वातीन उन दोनों को ड्रिंक्स की पेशकश करते हैं, मगर चूंकि उन्होंने काफ़ी ड्रिंक्स लिया होता है वो मज़ीद ड्रिंक्स लेने से इनकार करते हैं। मिस एडेला क्वेस्टिट हिंदुस्तानियों से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करती है, जिस पर वहाँ मौजूद सारी ख़वातीन हैरान हो जाती हैं। मिस डेरेक, जो हिंदुस्तान की एक रियासत में काम कर चुकी है, वो कहती है कि उसने हिंदुस्तानियों के साथ काफ़ी वक्त गुजारा है और वो कहती है कि किसी भी सूरत हिंदुस्तानियों से दूर रहना चाहिए। मिसेस कैलेंडर कहती है कि हिंदुस्तानियों के साथ सबसे अच्छा काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि उन्हें सुकून से मरने दिया जाए। ताहम मिस्टर टर्टन मुदाखलत करता है और कहता है कि वो मिसेस मोर और मिस एडेला क्वेस्टिट को हिंदुस्तानियों से मिलाने की खातिर एक ब्रिज पार्टी का एहतमाम कर सकता है। रोनी को यह देखकर खुशी होती है कि कलेक्टर साहब उसकी माँ की मदद कर रहे हैं। उसने कहा कि पार्टी का एहतमाम तो वो खुद भी कर सकता है, मगर उसे डर है कि कहीं लोग उसकी नातजुर्बाकारी से फ़ायदा ना उठाएं। उसने बताया कि एक बार उसने किसी हिंदुस्तानी वकील को साथ सिगरेट पीने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने ये शोशा फैलाया कि उसके मैजिस्ट्रेट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इस तरह से उस वकील ने ज़्यादा क्लाइंट्स हासिल किए। तब से वो हिंदुस्तानियों से दूर ही रहता है। क्लब से वापसी पर मिसिस मोर ने उस मस्जिद की तरफ इशारा किया जहां वो डॉक्टर अजीज़ से मिली थी। रोनी ये जानकर नाराज़ हो गया कि उसकी माँ हिंदुस्तानियों से मिलती रही है। उसे उस मुसलमान की कोताही पर सख्त गुस्सा आया जो उसकी माँ पर चिल्लाया था और जूते उतारने का कहा था। उसकी माँ ने कहा कि एक मुसलमान के लिए ये फितरी बात है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी ईसाई के लिए है जब वो किसी मुसलमान से चर्च में दाखिल होने से पहले टोपी उतारने का तकाजा करता है। इस दलील पर रोनी लाजवाब हो गया तो रोनी ने बात को मोड़ने की कोशिश की और माँ की तवज्जो दरियाए गंगा की तरफ मबजूल कराने की कोशिश की। ताहम मिस एडेला क्वेस्टिट मिसिस मोर के इस रोमांटिक एडवेंचर को सुनकर महजूज हो रही थी। घर पहुंचकर वो फिर से इस बारे में बात करते हैं और रोनी को ये जानकर तसल्ली होती है कि वो शख्स डॉक्टर अजीज़ था, जो कि एक इज़्ज़तदार हिंदुस्तानी है। मगर जो भी हो, वो अजीज़ की गुस्ताखी को मेजर कैलेंडर तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन मिसिस मोर मना करती है और उससे वादा लेती है कि वो अजीज़ के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करेगा। उसने इस शर्त पर वादा किया कि वो मिस एडेला से इस हवाले से कोई बात नहीं करेगी।
वरना उसे लगेगा कि अंग्रेज़ों का हिंदुस्तानियों के साथ रवैया अच्छा नहीं है। मिस्टर टर्टन ज़बान का पक्का होता है। वो क्लब पर बुलाने के लिए चंद हिंदुस्तानियों को दावतनामा भेजता है। मिस्टर टर्टन खुद मर्दों के लिए मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम देता है, जबकि मिसेस टर्टन ख़वातीन के लिए। इस दावत से हिंदुस्तानी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। वो इस अमल पर मुख्तलिफ हवाले से तबसरा करते हैं। महमूद अली को लगता है कि ज़रूर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये अहकामात जारी किए होंगे। नवाब बहादुर खुश हैं कि अंग्रेज़ों ने एक पार्टी का एहतमाम किया है। नवाब बहादुर एक इज़्ज़तदार शख्स हैं और अपने हल्क़े अहबाब में उनका काफ़ी असर है। उसने अपने दोस्तों को पार्टी में जाने का मशवरा दिया। ताहम रामचंद ने नवाब से कहा कि ये दावत कबूल करके अपनी वक़ार में कमी ना लाएं। बाकी सब ने फैसला नवाब पर ही छोड़ दिया। टर्टन ने मुल्लाओं और पंडितों को नहीं बुलाया था और वैसे भी वो इस तरह की पार्टियों को अहमियत नहीं देते हैं। वो मुक़द्दस पार्टीज़ में ईमान रखते हैं जो खुदा की तरफ से होती हैं। हिंदुस्तानी पार्टी में वक्त से काफ़ी देर पहले पहुंचते हैं, मगर खुद ही बैठे रहते हैं। मिस्टर टर्टन देर से पहुंचता है और मजमा पर निगाह दौड़ाता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और पारसी हैं। टर्टन को लगता है कि नवाब किसी और इरादे से आया है, शायद उसे किसी ठेके की तवक्को है। उसे लगता है कि जिनको आना चाहिए था वो तो नहीं आए हैं, और जो आए हैं वो सरकश हैं। मिस्टर टर्टन मिसेस टर्टन को हिंदुस्तानी औरतों से मिलने के लिए कहता है। वो झिझकते हुए उनकी तरफ बढ़ती है। मिस्टर टर्टन मिसेस टर्टन से कहता है कि हिंदुस्तानी औरतें अंग्रेज़ औरतों के मुकाबले में कम दर्जे के हैं, सिवाय एक दो रानियों के, जिनको अंग्रेज़ औरतों के बराबर अहमियत देनी चाहिए। मिसेस मोर को पछतावा है कि वो किसी भी आबाई ज़बान में बात नहीं कर सकती। ये जानने पर कि मिसेस भट्टाचार्य और भट्टाचार्य की बहन मिसेस दास अंग्रेज़ी बोल सकती हैं, वो मिसेस भट्टाचार्य से मदद के लिए कहती है। मिसेस भट्टाचार्य मिसेस मोर को खुशामदीद कहती हैं और साथ ही ये भी कहती है कि वो कोलकाता जा रही हैं। लेकिन मिस्टर भट्टाचार्य मुदाखलत करते हैं और मिसेस मोर और मिस एडेला क्वेस्टेड को जुमेरात की सुबह अपनी रिहाइशगाह पर बुलाते हैं। मिसेस मोर को अफसोस है कि उनकी वजह से उन्हें कलकत्ता के दौरे को मनसूख करना पड़ रहा है। पार्टी के बाद मिसेस टर्टन ने ऐसा बर्ताव किया कि जैसे उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। हमीदुल्लाह का ख्याल है कि मिस्टर टर्टन ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाया है, लेकिन महमूद अली का मानना है कि कलेक्टर ने दबाव में आकर इस पार्टी का एहतमाम किया था। नवाब साहब कलेक्टर से खुश हैं। फील्डिंग, जो कि एक इंग्लिश प्रोफेसर हैं, उन्हें हिंदुस्तानियों के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। उन्हें यह जानकर खुशी मिलती है कि मिस एडेला और मिसेस मोर जुमेरात को भट्टाचार्य के यहाँ जा रही हैं। उसने भी उन्हें दावत दी और वादा किया कि वो मिस्टर अजीज़, जिनसे मिस एडेला मिलना चाहता है, उन्हें भी दावत देगा। उसने ये भी बताया कि वो एक हिंदुस्तानी मौसीकार को भी बुलाएगा जो हिंदुस्तानी गाने गाएगा। घर वापस पहुंचकर रोनी और मिसेस मोर फिर से गुफ्तगू शुरू करते हैं। रोनी जानना चाहता है कि मिस एडेला हिंदुस्तानियों के साथ इस रवैये से खुश हैं कि नहीं हैं। मिसेस मोर कहती है कि मिस एडेला खुश नहीं है, जिस पर रोनी थोड़ा जज्बाती हो जाता है और कहता है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में हुक्मरानी करने के लिए आए हैं, इंसाफ करने आए हैं और अमन कायम रखने के लिए आए हैं। वो हिंदुस्तानियों के साथ ज़्यादा खुशगवार नहीं हो सकते। हिंदुस्तान कोई ड्राइंग रूम थोड़ी है। मिसेस मोर इस बात से इत्तेफाक नहीं करती और कहती है कि चूंकि खुदा हर जगह मौजूद है और हिंदुस्तान भी इसी दुनिया का हिस्सा है, इसलिए हिंदुस्तानियों के साथ भी अच्छा रवैया बरकरार रखना चाहिए। रोनी को लगता है कि उसकी माँ तेज़ी से उम्र रसीदा हो रही है, इसीलिए वो मज़हब की बातें कर रही है और हर जगह मज़हब को अप्लाई कर रही है। मिसेस मोर भी पछताती है कि उसने खामखा मज़हब को बीच में लाया, हालांकि उसे मौजू के मुतालिक गुफ्तगू करनी चाहिए थी और रोनी और एडेला क्वेस्टेड की शादी के हवाले से बात करनी चाहिए थी। रोनी परेशान था कि आया वो एडेला का दिल जीत पाएगा कि नहीं। डॉक्टर अजीज़ ने ब्रिज पार्टी में शिरकत नहीं की थी, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। डॉक्टर कैलेंडर जानता है, फिर भी उसने डॉक्टर अजीज़ से बुलाए जाने के बावजूद न आने की वजह पूछी, फिर गुस्सा आने की वजह से छोड़कर चला जाता है। गर्चे अजीज़ ने वादा किया था कि वो पन्ना लाल के साथ कलेक्टर साहब की पार्टी में आएगा, मगर उसने ये फैसला बदल लिया था।
क्योंकि उसे ये याद आया था कि उस दिन उसकी बीवी की बरसी है। इसलिए उसने फैसला किया था कि इस मुक़द्दस दिन को ऐसे गैर मजहबी कामों में नहीं गुजारेगा। शुरू शुरू में तो वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत नहीं करता था, मगर बीवी के खुलूस और मोहब्बत ने बहुत जल्द उसका दिल जीत लिया था। वो अलमारी से अपनी बीवी की तस्वीर निकालता है और देर तक उसे देखता रहता है। एकदम से उसे बहुत तन्हाई और दुख महसूस होने लगता है और वो तस्वीर को दोबारा अलमारी में रखता है। शाम को वो हमीदुल्लाह को बुलाता है, मगर फिर उसे पता चलता है कि वो पार्टी में जा चुका है। वो हमीदुल्लाह का घोड़ा लेता है, उसके पाजामे लेता है और पोलो खेलने वाली स्टिक उठाकर पोलो खेलने पोलो ग्राउंड जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक सिपाही पोलो खेलने की प्रैक्टिस कर रहा है। उसने उसके साथ पोलो खेला और अंदर ही अंदर वो सोचने लगा कि काश सारे अंग्रेज इस सिपाही की तरह अच्छे होते। इधर पन्ना लाल को अजीज की वादा खिलाफी पर काफ़ी नाराज़गी होती है। वो अजीज को बताता है कि पार्टी में उसकी गैर मौजूदगी का ऑफिसर्स ने नोटिस लिया है। अजीज ने ऐसा जाहिर किया कि उसे कोई परवाह नहीं है, मगर अंदर से वो घबराने लगा और सोचने लगा कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। जब वो घर पहुंचता है तो उसे हुकूमत का स्टैंप लगा हुआ एक ख़त मिलता है। उसने घबराते हुए अंदाज़ा लगाया कि शायद उसे नौकरी से निकाल दिया होगा, लेकिन उसे खोलने पर उसे काफ़ी इत्मीनान पहुंचा कि यह ख़त हेडमास्टर फील्डिंग की जानिब से एक दावतनामा है। अजीज पार्टी का हाल दरियाफ्त करने की गर्ज से एक बार फिर हमीदुल्लाह के घर जाता है, मगर हमीदुल्लाह अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन महमूद अली, जो कि हमीदुल्लाह के बंगले पर मौजूद हैं, वो पार्टी का मजाक उड़ाता है। सिरिल फील्डिंग 40 साल का एक शख्स है और एक मुखलिस मुअल्लिम है। वो अपने तमाम तलबा पर उनकी रंग, नस्ल और मजहब देखे बिना बराबर तवज्जो देता है। गर्ची हिंदुस्तानी तालिब इल्मों में वो काफ़ी मकबूल है, मगर अंग्रेज़ तालिब इल्म उसे ख़ास पसंद नहीं करते हैं। अजीज़ फील्डिंग के यहाँ पहुँचता है तो देखता है कि फील्डिंग कपड़े बदल रहा है। फील्डिंग अजीज़ से कहता है कि बेतकल्लुफ़ हो जाओ। इस बात का अजीज़ पर काफ़ी गहरा असर होता है। फील्डिंग गलती से अपने कॉलर के बटन पर पाँव रख देता है और वो टूट जाता है। इस पर अजीज़ उसे अपने कॉलर का बटन दे देता है। फील्डिंग इस मेहरबानी पर अजीज़ का शुक्रिया अदा करता है। दोनों दोस्ताना माहौल में बात करना शुरू करते हैं। जल्द ही मिसिस मोर और मिस एडेला क्वेस्टेड वहाँ पार्टी के लिए पहुँच जाते हैं। तो पहले तो अजीज़ को उनका आना कुछ ख़ास पसंद नहीं आता। वो फील्डिंग के साथ तन्हा रहना चाहता है, मगर ये देखने के बाद कि दोनों ख़वातीन काफ़ी शाइस्ता और नर्म मिजाज हैं, वो उनसे बात करना शुरू करता है। मिसिस मोर भट्टाचार्य के अजीब बर्ताव की शिकायत करती हैं। वो कहती है कि भट्टाचार्य का तांगा उन्हें लेने आने वाला था, मगर नहीं आया। अजीज़ कहता है कि हिंदू काहिल होते हैं और वक्त के पाबंद नहीं होते। वो कहता है कि शायद भट्टाचार्य का घर इतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो नहीं चाहते होंगे कि 2 अंग्रेज़ ख़वातीन उनके गंदे घर को देखें। फिर अजीज़ खुद उन्हें दावत देता है, मगर जल्द ही पछताता है क्योंकि उसके पास भी कोई अच्छा घर नहीं है। इस दावत वाली बात से भागने के लिए वो मौजू ही बदल देता है। जब प्रोफेसर गॉडबले पहुंचता है तो अजीज़ कुछ देर के लिए खामोश रहता है। गॉडबले ज़्यादा बात नहीं करता, जिससे उन 2 ख़वातीन को मायूसी होती है। मिसिस मोर कॉलेज में दिलचस्पी जाहिर करती है और फील्डिंग उसे कॉलेज दिखाने ले जाता है। गॉडबले और एडेला वहीं पर रहते हैं। अजीज़ भी झिझकते हुए वहीं रुक जाता है। वो मिस एडेला को माराबार की पहाड़ियों में पिकनिक की दावत देता है। मिस एडेला माराबार के गारों के बारे में जानना चाहती है, मगर अजीज़ मुआज़रत करता है क्योंकि वो खुद कभी उन गारों में नहीं गया है। गॉडबले अजीज़ का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे उन गारों के बारे में मालूम है, मगर जब एडेला पूछती है तो वो भी बताने में नाकाम हो जाता है। इसी दौरान रोनी वहाँ पहुँच जाता है और उसे ये देखकर धचका लगता है कि एडेला 2 हिंदुस्तानियों के बीच बैठकर सिगरेट पी रही है। वो फील्डिंग को बुलाता है और उसे एक अंग्रेज औरत को तन्हा 2 हिंदुस्तानियों के साथ छोड़ने पर डांटता है। फील्डिंग कहता है कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। फिर दोनों ख़वातीन रोनी को लेकर निकल जाते हैं। उन दोनों को इस बात का अफसोस है कि वो गॉडबले का गाना नहीं सुन पाए। गॉडबले अचानक भगवान कृष्ण के गवालन का वो गाना गाना शुरू करता है जिसमें वो भगवान कृष्ण को अपने पास बुला रहे हैं, मगर वो कभी नहीं आता है। बाकी का हिस्सा हम अगली वीडियो में देखेंगे।
चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।